आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से डिस्कस करते हैं। एसिटिलीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, ये जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल है ये कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले आप लोग एसिटिलीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले लो। तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल आपके पास कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो इथाइन का मॉलिक्यूल होता है इसी का नाम होता है एसिटिलीन। तो सबसे पहले आपको नाम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसमें आपसे क्या क्या बोला गया है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ पर 2 सिग्मा और यहाँ पर 3 सिग्मा। तो 3 तो आपके पास सिग्मा हो गई और यहाँ पर 2 आपके पास पाई हो गई। तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? पहला वाला गलत हो जाएगा, 5 पाई बॉन्ड है ही नहीं, 5 सिग्मा बॉन्ड भी नहीं है, 2 सिग्मा 3 पाई, तो ये तो गलत है। सिग्मा कितने हैं? 3 और पाई कितने हैं? 2, तो ये सही है। तो अगर इन दोनों ऑप्शन को जरा ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर जल्दबाजी में अगर आप हड़बड़ी करोगे तो गलतियां हो जाएंगी। मतलब एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो जाने वाला है, क्योंकि सिर्फ ऑप्शनों को बनाया ही ऐसा गया है। 2 सिग्मा 3 पाई, तो यहाँ तो 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा यहाँ पर है और 2 पाई यहाँ पर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ आपको समझाना नहीं है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या कह रहा है? फॉर्मलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। तो देखो फॉर्मलिन सॉल्यूशन की बात कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन किसका है? तो सबसे पहली बात, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में जो है सो है, जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं है। ठीक है, ऐसी बात की जा रही है। तो अगर मैं सबसे पहले फॉर्मिक एसिड की बात करता हूं, तो फॉर्मिक एसिड, ये तो डायरेक्ट याद करने वाले के ऊपर है। तो फॉर्मल्डिहाइड, इसको याद कर लो। 40% जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मलिन। तो बाकी से आपको कुछ मतलब है नहीं, तो आंसर से भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ मारे एकदम अच्छे से। नेक्स्ट मूव करते हैं अगर, तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 93, 91 हो गया, 92 हो गया, 2011 तक हमने कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2013, जिसमें सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट रेजोनेंस। आपको यहाँ पर ये बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस एग्जिबिट करता है। तो रेजोनेंस के लिए दिमाग में क्या चलना चाहिए? ए डबल बॉन्ड बी सी पर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से ये वाली सारी कहानी आप लोगों के सामने आनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाली बात करता हूँ तो देखो इन ऑप्शंस को बनाना शुरू करते हैं। कैसे हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C H CH2 C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो सभी के। यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर बना लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर बना लो, ये तो बना ही हुआ है। तो अब सब में चेक करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें चेक करोगे, यहाँ पर A डबल बॉन्ड B है, लेकिन फिर C के साथ ना कोई पॉजिटिव है, ना कोई नेगेटिव है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, बल्कि D पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। हम लोगों ने जब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC पढ़ी थी, उस समय मैंने आपको जब रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स के बता रखे थे किस तरीके से क्या होने वाला है। तो वही कहानी यहाँ चल रही है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ। देखो यहाँ पर A डबल बॉन्ड B और यहाँ पर C पे डबल बॉन्ड D, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये आपके पास रेजोनेंस शो करेगा। और कैसे शो करेगा? इस तरीके से बनाओगे आप, इस तरीके से रेजोनेंस बनाओगे। वहीं पर यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है आपके पास। और लास्ट वाले में देखो A डबल बॉन्ड B, C पर भी यहाँ पर कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, CH2 डबल बॉन्ड CH तो हमेशा जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा एक बार बहुत ही प्यारे तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं, और यदि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो फिर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 है, द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पर परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, s ऑर्बिटल इन sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विल बी। देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, sp है, आपके पास यहाँ पर क्या है, sp2 है, और आपके पास यहाँ पर क्या है, sp3 है। मैं इस तरफ लिख देता हूँ परसेंट s करेक्टर और मैं इस तरफ लिख देता हूँ परसेंट p करेक्टर, दोनों को मिलाकर 100% होने वाला, ये बात समझ में आ रही है। तो sp में देखो यहाँ पर आपके पास 50% यहाँ है और 50% यहाँ है। इसमें देखो यहाँ पर आपके पास 25% यहाँ है और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपके पास 33% है। 3 लोगों में बांटना ना, यहाँ पर आपके पास 33% है और यहाँ पर आपके पास समथिंग 66.6% है। वहीं पर अगर मैं sp3 की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास 25% है और यहाँ पर आपके पास 75% है। क्लियर हुआ? तो ये जो आपके पास परसेंटेज आ रही हैं, ये वाली परसेंटेज, यही तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, यही तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, बस इसकी बात कर रहे हैं। तो बताओ इसमें क्या आने वाला है, 50, 33.3 और 25। दिस इज द करेक्ट आंसर। द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ s ऑर्बिटल इन sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बताना था। तो सबसे पहले 50 होगा, फिर 33.3 होगा और फिर 25 होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया एकदम अच्छे से? ये बातें आपको पहले से पता है, बेसिक बातें हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली गई हैं आप लोगों से। अब अगर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, Which of the following isomerism will be exhibited by glucose and fructose? तो देखो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए, जो कि आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दोनों की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। लेकिन यहाँ पर जो इनका डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। मतलब कैसे सर जी? मतलब ऐसे, यदि आप ग्लूकोज की बात करोगे तो यहाँ पर जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, और यदि आप फ्रक्टोज की बात करोगे, फ्रक्टोज की बात, तो यहाँ पर जो आपके पास होता है वो होता है कीटोन। क्या होता है? कीटोन होता है। बताइए क्या आपको ये वाली बात एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही पूछा था, मेटामरिज्म ये शो करेगा नहीं, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिखने को मिलने वाले हैं। चेन आइसोमरिज्म भी शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन एटम ही है दोनों की चेन में, और पोजीशन भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी पोजीशन को अदला बदली कर रहे हैं। और आप हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, FMCP। सबसे पहले यदि स्ट्रक्चरल आइसोमर में फंक्शनल है तो उसको देखना, फिर आप मेटामर को देखना, फिर आप चेन आइसोमर को देखना, और फिर आप पोजीशन आइसोमर को देखना। बताइए क्या आपको ये वाली बात एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है? यहाँ तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस मैं समझा सकता हूँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि ये जो दोनों ही होते हैं, ये दोनों ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिसको मैं पार्ट 3 में लूंगा। मैंने बोला था ना कि इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो जिसमें हमारे पास जब पार्ट 3 आएगा, मिसलिनियस आएगा, तो उस समय जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँगा, उस समय आपसे रिड्यूसिंग शुगर की बातें कर रहा हूँगा। तो ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब ये जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है, ये जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट दिखाते हैं। ठीक है,
बात समझ में आई। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट एसिडिक, आपको इसमें से मोस्ट एसिडिक कंपाउंड बताना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपके पास ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यहां पर OH NO2। फिर है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, कुछ ऐसा होगा, यहां पर OH, यहां पर NO2। फिर है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, कुछ ऐसा होगा, यहां पर OH, यहां पर NO2। और फिर है आपके पास बेंजोइक एसिड, कुछ ऐसा। देखो एक बात तो पक्की है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों में ही NO2 ग्रुप लगे हैं। अब वहीं पर मेटा की बात करता हूं तो यहां पर सिर्फ -I है, यहां पर -M-I है, यहां पर -M-I है। तो मेटा वाला भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला इफेक्ट लग रहा है। अब जो अटकने वाली बात हो रही है वो हो जा रही है एक तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड में और एक आपके पास पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। देखो अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूं तो देखो यहां पर -M जितना लग रहा होगा यहां पर भी उतना ही -M लग रहा होगा, तो -M को कैंसिल कर दो, क्योंकि -M कोई भी डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं होता है। अब अगर मैं बात करता हूं -I यहां पर है और -I यहां है, इतनी बात समझ पा रहे हो, दोनों जगह -I है। तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, इस वाले केस में आपके पास ये ज्यादा पास में होगा तो ज्यादा -I लगेगा, दिमाग में चल रहा है, ये ज्यादा दूर में है तो ज्यादा -I कम लगेगा, मतलब ज्यादा -I नहीं लगेगा। तो अगर यहां पर ज्यादा -I लगेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट लग जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। यहां पर जो H है वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो वाला। मतलब बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये वाला, कि अगर मैं एक्सपेक्टेड की बात करता हूं, अगर मैं एक्सपेक्टेड की बात करता हूं तो इस वाले केस में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू पैरा, ये था एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर मैं करेक्ट की बात करता हूं, करेक्ट, तो करेक्ट वाले केस में आपके पास पैरा वाला ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो। बोलिए क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया? यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बताइए समझ में आ गया? एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा था, इसलिए वो दिक्कत यहां पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिजारिन। देखो यार अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको इन क्वेश्चन को रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, और बहुत अच्छे से रटना पड़ेगा ताकि ऐसा कभी ऑप्शन, और ये रिपीट हुआ है एलिजारिन का स्ट्रक्चर, एक दो एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, पूछ लिया गया है ना। तो इसमें जो आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ये वाला होगा, सी। इसको आप याद कर लो बस, एलिजारिन है ना। गलती से मैंने बी और सी दोनों को सही सेम बना दिया ना, तो बी मतलब कुछ और होगा, बी कुछ और होगा, तो बी और सी में से दोनों ही सेम आ गए, तो बी कुछ और होगा, मतलब ये कर लो, मान लो इसको ऐसे रख देता हूं, ठीक है। अगर ऐसे कर दिया, ये ऑप्शन मान लो ये था, तो यहां पर इसका नाम होता है परप्यूरिन, है ना। क्या मान लो एलिजारिन की जगह परप्यूरिन पूछ लिया जाए तो इसको परप्यूरिन बोलते हैं, है ना। अगर मान लो यहां पर आपके पास इस तरीके से एक ऑप्शन और मैं बना दूं, देखना ध्यान से, OH और यहां पर OH ऐसा बना दिया, इसको हम बोलते हैं ज़ैंथोपरप्यूरिन, ज़ैंथोपरप्यूरिन। और मान लो मैंने ऑप्शन ऐसा बना दिया, यहां पर मैंने OH कर दिया और यहां पर मैंने COOH कर दिया, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपरप्यूरिन। स्यूडोपरप्यूरिन, समझ में आया? आंसर तो ये है एलिजारिन का, बाकी मैंने और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये बना चुका है, तो ये तो याद कर लेना आप, एज इट इज यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गूगल वगैरह भी आप कर सकते हो यहाँ पर।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूं द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ pyridine, आइसोक्विनोलिन और क्विनोलिन, ये थोड़ा सा मतलब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं तीनों के स्ट्रक्चर बता देता हूं और फिर मैं यहाँ पर एक डेटा बताऊंगा, उस डेटा से आपको सारी चीज समझ में आने वाली है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं pyridine की बात करता हूं तो pyridine आपके पास कुछ ऐसा होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा होता है क्विनोलिन। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा होता है आइसोक्विनोलिन। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं। इसका नाम है आपके पास pyridine, इसका नाम है आपके पास क्विनोलिन, इसका नाम आपके पास है आइसोक्विनोलिन। अब अगर मैं इनकी थोड़े पीके वैल्यू की डेटा की बात कर लेता हूं, इसका जो pKa वैल्यू डेटा होता है वो समथिंग 5.17 होता है। इसका जो pKa वैल्यू डेटा हो वो समथिंग होता है 4.85 और इसका जो pKa वैल्यू डेटा होता है उसको आप समथिंग 5.06 याद कर लो। तो हमें पता है कि यदि किसी की pKa वैल्यू ज़्यादा तो वहाँ पर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो बताओ आपको pKa डेटा समझ के क्या आ रहा है, देखकर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू किसकी होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में जस्ट अपोजिट होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको pyridine समझ में आ रहा है, उसके बाद आपको आइसोक्विनोलिन समझ में आ रहा है और फिर लास्ट में क्विनोलिन। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इस डेटा को थोड़ा सा आप ध्यान रख लो, है ना। इसमें इफेक्ट्स वगैरह एक इफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स वर्क करते हैं। तो उनके चक्कर में ना जाकर हम pKa वैल्यू से अपना यहाँ पर काम चला सकते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, कभी कभी अगर हमारा रास्ता सीधा बहुत लंबा है तो हम एक शॉर्टकट अपनाते हैं जिंदगी में, तो वही शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूँ pKa वैल्यू। यहाँ पर pKa वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो आगे बढ़ने पर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको इसमें से किस एल्कोहल का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है? तो देखो सभी एल्कोहल है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो स्ट्रक्चर बनाते सबसे पहले CH3 CH2 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 और यहां पर OH। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1 ब्यूटेनॉल तो ये क्या हो जाएगा? CH3, अच्छा ट्यूब ब्यूटेनॉल ऊपर है तो इसको आप ऐसे कर लो, क्या कोई दिक्कत नहीं है। 2 ब्यूटेनॉल यहां पर हो गया, ठीक है। और यहां पर जाएगा CH3 CH2 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 OH। इस वाले केस में 2 मिथाइल प्रोपेंटूअल 1 2 3, यहां पर CH3 यहां पर OH। अब अगर आप, और इसमें नन ऑफ दिस, अगर आप तीनों ही एग्जांपल देखोगे तो तीनों ही अल्कोहल हैं, तो तीनों ही केस में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। तीनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इस वाले केस में बात करूंगा तो ये आपके पास क्या है? एक लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है। यहां पर तो ब्रांचिंग आ गई, ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा ब्रांचिंग आने की वजह से, इसको तो हटा दो, है ना। लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से जो यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बढ़ जाएगा। और अगर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगा तो यहां पर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? तो यहां पर आंसर आ जाएगा फर्स्ट, बाकी सारे आंसर इस तरीके से कर देना, है ना। बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन है, आपको बस स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट कीटो इनोल टोटोमिज्म। अब तो आप भी समझ चुके हो यार, कितनी बार सवाल आ चुका है। जब भी आपको ये बताना होता है तो क्या बताना होता है? X डबल बॉन्ड Y के बगल में जो कार्बन होना चाहिए वह sp3 होना चाहिए और इस पर क्या होना चाहिए? H, और इस H को हम कहते हैं इनोलाइजेबल H, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। वह हाइड्रोजन जो कि टोटोमिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर मैं C6H5CHO की बात करता हूं, देखना जरा ध्यान से, C6H5CHO तो ऐसा ही होगा, C डबल बॉन्ड OH, इसके बगल में क्या आपको कोई sp3 हाइब्रिड कार्बन दिख रहा है? ऐसे ही मैं C6H5OCH3 की बात करता हूं
यहां पर भी नहीं होगा। ऐसे ही मैं C6H5 COCH3 की बात कर COC6H5 की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ऐसे, यहां पर भी आपको कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं दिखेगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं C6H5 COCH2 COCH3, देखो C6H5 तो नहीं दिखाएगा पक्की बात है, लेकिन C डबल बॉन्ड O है, फिर आपके पास CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है, और फिर आपके पास CH3 है। अरे यही तो है। तो इस वाले केस में अब क्या आने वाला है, ये देखो ये वाला, ये आपके पास यहाँ पर इनोलाइजेबल H रख रहा है कि नहीं रख रहा है, यहाँ पे भी तो है, तो इसलिए हमारे पास आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। बस ऐसे क्वेश्चन हमने 4 5 6 और देख रखे हैं। देखो याद करो, लगभग हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और 100 क्वेश्चन में 5 6 क्वेश्चन तो हमारे पास कीटोन और टोटोमेरिज्म के डायरेक्टली आ चुके हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम करते हैं खत्म, फिर हम आ जाते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।